गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं रेनू सिंह फ्रॉम GWPC भरतपुर। आज हम सब्जेक्ट कोड EE206 इलेक्ट्रिकल मशीन के का फर्स्ट चैप्टर डीसी जनरेटर में लैप बाइंडिंग और वेव बाइंडिंग को डिस्कस करते हैं कि लैप बाइंडिंग और वेव बाइंडिंग का यूज़ कहाँ किया जाता है। ठीक है, तो लैप बाइंडिंग और वेव बाइंडिंग क्या होती है हम डिस्कस करते हैं। ये इस डायग्राम के अकॉर्डिंग देखते हैं। तो लैप बाइंडिंग में क्या होता है, एक टर्न होता है ना, एक टर्न दो कंडक्टर से मिलके बना होता है। जो एक टर्न है इस लैप बाइंडिंग का, ये लैप बाइंडिंग के जस्ट ऊपर जो डायग्राम बना हुआ है वो लैप बाइंडिंग का है। वेव बाइंडिंग के जो ऊपर डायग्राम बना हुआ है वेव बाइंडिंग का है। लैप बाइंडिंग में क्या होता है, एक टर्न दो कंडक्टर का मिलके बना हुआ होता है। तो इसमें तीन चार चीज़ हमको याद रखनी होती है कि पोल पिच किसे कहते हैं, फ्रंट पिच किसे कहते हैं, बैक पिच किसे कहते हैं। ठीक है, तो पोल पिच क्या होती है, दो पोलों के मध्य की दूरी को हम क्या बोलते हैं, पोल पिच बोलते हैं। जैसे कि इसमें हम देखते हैं, ये जहाँ नंबरिंग है 1 है और जहाँ नंबरिंग 4 है, तो ये क्या है, एक कॉइल है। दो टर्न्स को मिलके एक कंडक्टर बना होता है। जहाँ ये 1 लिखा है और यहाँ 4 है, ये क्या है, एक कंडक्टर। 1 to 4 इन दोनों के बीच की दूरी को हम क्या बोलेंगे, पोल पिच बोलते हैं। पोल पिच किसे कहते हैं, दो पोल के मध्य की दूरी को हम क्या बोलते हैं, पोल पिच बोलते हैं। नेक्स्ट है कॉइल पिच और कॉइल स्पान, ये एक ही बात है। इसको क्या बोलते हैं, फुल पिच। कॉइल स्पान और कॉइल पिच को हम क्या फुल पिच के नाम से भी जानते हैं। अब है फ्रंट पिच क्या होता है। अभी हमने पोल पिच तो देख लिया। पोल पिच क्या होता है, दो पोलों के मध्य की दूरी, मतलब 1 और 4 के जो बीच में जो डिफरेंस है, ये जो डिस्टेंस है, इसको हम बोलेंगे पोल पिच। और फ्रंट पिच किसे बोलते हैं, अब देखो जिसमें ये जहाँ 1 लिखा हुआ है, ये 1 से 4 ये अपनी एक कॉइल है, 2 से 5 इसमें दूसरी कॉइल है, 4 to 6 इसमें तीसरी कॉइल है। तो ये तीन कॉइल का कॉम्बिनेशन है। 1 to 4 1 है, 2 to 5 सेकंड है और 3 to 6 क्या इसमें थर्ड कॉइल है। 1 2 3 तीन कॉइल है इसमें। अब है फ्रंट कॉइल किसे कहते हैं, फ्रंट पिच किसे बोलते हैं हम, पहली कॉइल के दूसरे कंडक्टर। पहली कॉइल का दूसरा कंडक्टर कौन सा है इसमें, पहली कॉइल का दूसरा कंडक्टर हो गया जहाँ अपने 4 मार्किंग है, ये अपनी पहली कॉइल का दूसरा कंडक्टर हो गया। ठीक है, तो पहली कॉइल के दूसरे कंडक्टर और दूसरी कॉइल के प्रथम कंडक्टर। और दूसरी कॉइल कौन सी है, 2 to 5 वाली। तो दूसरी कॉइल का पहला कंडक्टर क्या हुआ, 2। तो पहली कॉइल का दूसरा कंडक्टर और दूसरी कॉइल का पहले कंडक्टर के बीच की दूरी को हम क्या बोलते हैं, फ्रंट पिच बोलते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, 2 to 4 के बीच में जो भी दूरी आ रही है ना, 2 to 4 के बीच में जो दूरी आ रही है उसको हम क्या बोलेंगे, फ्रंट पिच। मतलब पहली कॉइल का दूसरा कंडक्टर कौन सा हुआ, 4, और दूसरी कॉइल का पहला कंडक्टर हुआ जहाँ 2 मार्क है, तो 2 से 4 के बीच की दूरी को हम क्या बोलेंगे, इसमें फ्रंट पिच कहते हैं। अब लास्ट टर्म एक आती है इसमें बैक पिच। बैक पिच क्या होता है, यह प्रथम कंडक्टर और द्वितीय कंडक्टर के बीच की दूरी होती है। पहला कंडक्टर और दूसरे कंडक्टर, पहला कंडक्टर का पहला और दूसरे कंडक्टर का पहले के मध्य की दूरी को हम क्या बोलते हैं, बैक पिच बोलते हैं। तो तीन चीज़ हो गई यहाँ, पोल पिच, बैक पिच और फ्रंट पिच, ये तीन चीज़ होती हैं इसमें। अब 2-3 पॉइंट इसमें याद रखने हैं कि जो फ्रंट पिच है और जो बैक पिच है वो हमेशा पोल पिच के बराबर होने चाहिए। वो किसके बराबर होने चाहिए, पोल पिच के बराबर होने चाहिए। और फ्रंट पिच और बैक पिच का जो मान है, जो उसका जो नंबर है, वो हमेशा क्या होना चाहिए, ऑड नंबर होना चाहिए। ठीक है, ये इसमें हमको याद रखनी है। और इसको हम क्या कहाँ यूज़ करते हैं, यूज़ इन लो वोल्टेज हाई करंट एप्लीकेशन। ये कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में पूछा जाता है कि लैप बाइंडिंग का यूज़ हम कहाँ करते हैं। लैप बाइंडिंग का यूज़ वहाँ करते हैं जहाँ हमें लो वोल्टेज और हाई करंट की आवश्यकता होती है, वहाँ हम लैप बाइंडिंग का यूज़ करते हैं। और इसमें क्या होता है, नंबर ऑफ पैरेलल पाथ, नंबर ऑफ जो पैरेलल पाथ होते हैं लैप बाइंडिंग में, वो होते हैं पोल्स के जितने होते हैं। नंबर ऑफ पैरेलल पाथ को ए से रिप्रेजेंट करते हैं, ए से, तो ए इक्वल्स टू पी। तो नंबर ऑफ पैरेलल पाथ किसके, ये भी एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। लैप बाइंडिंग पर 2 क्वेश्चन बनते हैं। एक तो ये होता है कि इसका यूज़ कहाँ लेते हैं, तो लो वोल्टेज और हाई करंट एप्लीकेशन में लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन इसमें ये आता है कि इसमें नंबर ऑफ पैरेलल पाथ कितने होते हैं, तो नंबर ऑफ पैरेलल पाथ किसके बराबर होते हैं, पोल के बराबर होते हैं। अब हम बात करते हैं वेव बाइंडिंग का।
तो वेव वाइंडिंग को हम सीरीज वाइंडिंग भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? सीरीज वाइंडिंग भी कहते हैं। इसका यूज़ वहाँ किया जाता है जहाँ लो करंट और हाई वोल्टेज की ज़रूरत पड़ती है। जस्ट इसका अपोजिट है। लैप वाइंडिंग कहाँ यूज़ करते हैं? लो वोल्टेज और हाई करंट। और वेव वाइंडिंग कहाँ हम यूज़ करते हैं? लो करंट और हाई वोल्टेज के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। और वेव वाइंडिंग में जो नंबर ऑफ पैरेलल पाथ होते हैं ए इक्वल्स टू हमेशा 2 लेते हैं, हमेशा फिक्स होता है। नंबर ऑफ पैरेलल पाथ इन वेव वाइंडिंग इक्वल्स टू 2 होता है। और लैप वाइंडिंग में नंबर ऑफ पैरेलल पाथ ए इक्वल्स टू पी होता है। और इसमें भी क्या होता है? बैक पिच और जो फ्रंट पिच है वो भी पोल पिच के बराबर होने चाहिए। बैक पिच और फ्रंट पिच हमेशा ऑड होना चाहिए। और दोनों के बीच का अंतर भी कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए। ये इसमें हमको कंडीशन याद रखनी पड़ती है। अब हम डिफरेंस देखते हैं कि लैप वाइंडिंग और वेव वाइंडिंग में मेजर डिफरेंस क्या क्या है। ठीक है, तो लैप वाइंडिंग को हम एक दूसरे नाम से भी जानते हैं, पैरेलल वाइंडिंग। लैप वाइंडिंग को हम क्या बोलते हैं? पैरेलल वाइंडिंग बोलते हैं। वेव वाइंडिंग को हम क्या बोलते हैं? सीरीज वाइंडिंग भी बोलते हैं। अनदर नेम ऑफ लैप वाइंडिंग इज मल्टीपल वाइंडिंग और पैरेलल वाइंडिंग। और वेव वाइंडिंग का क्या है? सीरीज वाइंडिंग है। जो ईएमएफ होता है लैप वाइंडिंग का, ईएमएफ जो इंड्यूस होता है लैप वाइंडिंग में, वो हमेशा क्या होता है? कम होता है कंपेयर टू वेव वाइंडिंग। वेव वाइंडिंग में जो ईएमएफ इंड्यूस होता है वो लैप वाइंडिंग के कंपैरिजन में ज़्यादा होता है। मतलब ईएमएफ लैप वाइंडिंग में कम होता है और वेव वाइंडिंग में ज़्यादा होता है। नंबर ऑफ ब्रशेज इन लैप वाइंडिंग इज इक्विवेलेंट टू द नंबर ऑफ पैरेलल पाथ। जितने हम नंबर ऑफ पैरेलल पाथ लेते हैं लैप वाइंडिंग में, उतना ही हमें ब्रशेज की आवश्यकता होती है। ठीक है, और वेव वाइंडिंग में क्या होता है कि जितने हम कितना यूज़ करते हैं नंबर ऑफ पैरेलल पाथ वेव वाइंडिंग में? 2। तो नंबर ऑफ ब्रशेज इन वेव वाइंडिंग इज इक्विवेलेंट टू 2। तो वेव वाइंडिंग में हमें ओनली 2 ब्रश की आवश्यकता होती है और लैप वाइंडिंग में हमें जितने हम पोल यूज़ कर रहे हैं उसके हिसाब से ही हम ब्रशेस लेते हैं। ठीक है, द टाइप्स ऑफ लैप वाइंडिंग आर सिंप्लेक्स लैप वाइंडिंग होता है और डुप्लेक्स लैप वाइंडिंग होता है। तो लैप वाइंडिंग भी 2 टाइप से होती है, सिंप्लेक्स लैप वाइंडिंग और डुप्लेक्स वेव वाइंडिंग। लेकिन अपनी जो वेव वाइंडिंग है वो क्या किस नाम से जाना जाता है? उसको प्रोग्रेसिव वाइंडिंग और रिट्रोग्रेसिव वाइंडिंग के नाम से इसको जाना जाता है। अब हम इफ़िशियंसी की बात करते हैं। इफ़िशियंसी के टर्म्स में देखते हैं, जो इफ़िशियंसी होती है लैप वाइंडिंग की क्या होती है? कम होती है। कम क्यों होती है? क्योंकि इसमें जो ईएमएफ इंड्यूस होते हैं वो कम होते हैं और मेनली इफ़िशियंसी अपनी ईएमएफ पे डिपेंड करती है। तो लैप वाइंडिंग की जो इफ़िशियंसी होती है कम होती है और इफ़िशियंसी होती है वेव वाइंडिंग की क्या होती है? ज़्यादा होती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं एडिशनल कॉइल की। द एडिशनल जो हम लैप वाइंडिंग में जो एडिशनल कॉइल का यूज़ करते हैं वो इक्वलाइजर रिंग का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं हम? इक्वलाइजर रिंग का। क्योंकि इसमें क्या होता है लैप वाइंडिंग में चार्जिंग करंट बहुत ज़्यादा होता है। इस चार्जिंग करंट को मिनिमाइज़ करने के लिए हम इक्वलाइजर का यूज़ करते हैं, इक्वलाइजर रिंग का यूज़ करते हैं। और लैप वाइंडिंग को हम एक कंप्लीट वाइंडिंग के नाम से भी जानते हैं। और वेव वाइंडिंग क्या होता है? वेव वाइंडिंग इनकम्प्लीट होती है क्योंकि उसमें सारे स्लॉट्स होते हैं वो फिल नहीं हो पाते हैं कॉइल से, तो उसमें हमको एक एक्स्ट्रा कॉइल की ज़रूरत पड़ती है। उसको हम बोलते हैं डमी कॉइल। ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि डमी कॉइल का यूज़ हम कहाँ करते हैं? लैप वाइंडिंग में यूज़ करते हैं वेव वाइंडिंग में? तो डमी कॉइल हमेशा वेव वाइंडिंग में यूज़ की जाती है और इक्वलाइजर रिंग किस में यूज़ की जाती है? हमारी लैप वाइंडिंग में यूज़ की जाती है। ठीक है, ये हो गया हमारा इनका डिफरेंस। अब हमने इनका डिफरेंस पढ़ लिया, हमको पता चल गया कि लैप वाइंडिंग क्या होती है, वेव वाइंडिंग हम क्या होती है। अब हम इस पर न्यूमेरिकल देखते हैं कि किस टाइप से इस पर न्यूमेरिकल्स आते हैं एग्जाम में। फर्स्ट न्यूमेरिकल है, इन अ 4 पोल डीसी जनरेटर द नंबर ऑफ कंडक्टर is 600 and flux per pole is 0.02 Weber and speed is 1600 rpm. First है calculated the generated EMF if the armature is connected wave bound. Second है lap bound. इस क्वेश्चन में हमको 2 टाइप से निकालना है। हम एक बार हम वाइंडिंग को वेव बाउंड मान के हम निकालेंगे जनरेटेड EMF, और दूसरे से हमें क्या निकालना है? हम इसको डीसी जनरेटर को लैप बाउंड करके हम जनरेटेड EF निकालेंगे। तो यहाँ इन अ 4 पोल, मतलब पोल कितना दे रखा है हमको? इसमें 4 पोल दे रखा है। नंबर ऑफ कंडक्टर को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? जेड से। हमेशा कंडक्टर किससे रिप्रेजेंट होता है? जेड से।
जेड इसमें कितना दे रखा है 600 एंड फ्लक्स पर पोल, फ्लक्स दे रखा है इसमें 0.02 वेबर और फ्लक्स की यूनिट क्या होती है वेबर होती है। स्पीड कितनी दे रखी है इसमें 1600 स्पीड किस में होती है आरपीएम में। तो हमको जनरेटेड ईएमएफ निकालना है। फर्स्ट हम कैलकुलेट करते हैं अपनी वाइंडिंग को वेव वाउंड मानते हुए। हमने इससे जो पहले लेक्चर देखा था उसमें हमने ये निकाला था, इसका सॉल्यूशन निकाला था कि ईएमएफ कैसे निकालते हैं। तो जनरेटेड ईएमएफ का फॉर्मूला है इजी इक्वल्स टू 5ZNP/60A। 5 फ्लक्स है, Z कंडक्टर है, N स्पीड है, P पोल है, A क्या है हमारा कंडक्टर, नंबर ऑफ कंडक्टर। तो जनरेटेड ईएमएफ निकालना है तो इसमें हम वैल्यू पुट करते जाएंगे। 5 हमको कितना दे रखा है 0.02 दे रखा है, Z कितना दे रखा है 1600 दे रखा है, N कितना दे रखा है 1600, Z 600 दे रखा है और P दे रखा है 4/60A। यहाँ हमने क्या रखा है 4 क्यों रखा है, 4 इसलिए रखा है क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं लैप बाइंडिंग में। मैंने बताया था डिफरेंस देखे थे हमने लैप बाइंडिंग का वेव बाइंडिंग के। तो लैप बाइंडिंग में नंबर ऑफ पैरेलल पाथ कितने होते हैं, नंबर ऑफ जो पैरेलल पाथ होते हैं ए को हमेशा किससे रिप्रेजेंट करते हैं, नंबर ऑफ पैरेलल पाथ को हमेशा ए से रिप्रेजेंट करते हैं। तो लैप बाइंडिंग में नंबर ऑफ पैरेलल पाथ किसके इक्विवेलेंट होते हैं, पोल के इक्विवेलेंट होते हैं। तो यहाँ पोल कितना है 4, तो ए इक्वल्स टू हम क्या रख देंगे 4। तो हमने इसका सोल्यूशन करके निकाला जनरेटेड ईएमएफ 320 वोल्ट। अगर हम इसका कैलकुलेशन लैप बाइंडिंग से करते हैं तो हमारा जनरेटेड ईएमएफ कितना निकला है 320 वोल्ट। अब हम इसका किससे करते हैं वेव बाइंडिंग से। वेव बाइंडिंग में और लैप बाइंडिंग में मेनली डिफरेंस किसका आता है ए का, नंबर ऑफ पैरेलल पाथ। लैप बाइंडिंग में नंबर ऑफ पैरेलल पाथ किसके बराबर हो जाते हैं, पोल्स के बराबर हो जाते हैं। लेकिन वेव बाइंडिंग में नंबर ऑफ पैरेलल पाथ कितने होते हैं, हमेशा 2 होते हैं, फिक्स है। अब जनरेटेड ईएमएफ निकालेंगे 5ZNP/60A। बस यहाँ हमें क्या चेंज करना है, ए की वैल्यू चेंज करनी है। ए पहले लैप बाइंडिंग के सोल्यूशन में हमने ए इक्वल्स टू 4 रखा था। हम यहाँ वेव बाइंडिंग के सोल्यूशन में ए इक्वल्स टू क्या रखेंगे 2। तो हमारा जनरेटेड ईएमएफ कितना निकल गया 640 वोल्ट निकल गया। अभी हमने जो इसका डिफरेंस पढ़ा था तो उसमें एक डिफरेंस ये था कि जनरेटेड ईएमएफ इन लैप बाइंडिंग इज लेस देन कंपेयर टू वेव बाइंडिंग। तो यहाँ मैंने इसको तुम्हें एक न्यूमेरिकल के थ्रू समझा दिया है कि सेम चीज़ है। सेम क्वेश्चन को अगर हम लैप बाइंडिंग से करते हैं वेव बाइंडिंग से करते हैं तो जनरेटेड जो ईएमएफ है लैप बाइंडिंग में कम निकलता है और वेव बाइंडिंग में ज़्यादा निकलता है। लैप बाइंडिंग में 320 निकला है और वेव बाइंडिंग में कितना निकला है 640, ऑलमोस्ट डबल, ऑलमोस्ट क्या डबल ही है ये। तो इसी वजह से लैप बाइंडिंग की इफ़िशेंसी कम होती है और वेव बाइंडिंग की इफ़िशेंसी ज़्यादा होती है। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल ये है अ 4-pole DC generator having wave wound armature winding has a 51 slots, each slots containing 20 conductors. Find the generated voltage in the machine when speed is 1500 rpm and flux per pole is 60 milliweber. फर्स्ट क्वेश्चन, सबसे पहले हम जब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं उसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं तो पहले ये देखेंगे कि कौन सी बाइंडिंग है, अपनी लैप बाइंडिंग है या वेव बाइंडिंग है। तो फर्स्ट उस पर अंडरलाइन करेंगे भाई ये वेव बाइंडिंग है। अब हम इसके अकॉर्डिंग चलेंगे। फिर हम सोल्यूशन करते हैं किसी भी क्वेश्चन का तो उसमें हम सबसे पहले लिखते हैं गिवन डेटा कि हमको इस क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है। ठीक है, तो गिवन डेटा में हमको क्या दे रखा है, पी दे रखा है, 4 पोल दे रखे हैं। ठीक है, स्पीड दे रखी है, एन दे रखा है, 1500 आरपीएम दे रखे हैं, फ्लक्स दे रखे हैं, फ्लक्स पर पोल 5 = कितना दे रखा है 60 मिलीवेव दे रखा है। अब यहाँ हमारा जनरेटेड ईएमएफ निकालना है तो उसका फॉर्मूला होता है E = 5ZNP/60A। 5 हमको दिख गया, N दिख गया, P दिख गया और A दिख गया। A क्या होगा इसमें 2 होगा क्योंकि वेव बाइंडिंग है। अब हमको यहाँ Z नहीं दिखा, उस वाले में इससे जो फर्स्ट क्वेश्चन किया था उसमें Z सीधा सीधा लिखा हुआ था कि नंबर ऑफ कंडक्टर इतने हैं, तो हमने उसको सॉल्व कर दिया। बट अब यहाँ इस क्वेश्चन में दे रखा है कि आर्मेचर वाइंडिंग हैज़ 51 स्लॉट, कि कितने स्लॉट है 51 है और ईच स्लॉट में कितने हैं कंडक्टर है 20। तो एक स्लॉट में 20 कंडक्टर हैं तो 51 स्लॉट में कितने कंडक्टर हुए, तो 51 का हम जब 20 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर
निकल जाते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर Z कैसे निकलेगा, 51 का 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट इज़ 1020। अब हमारा नेक्स्ट इसमें ये आता है कि हमको फ्लक्स मिली वेव में दे रखा है, वेवर में दे रखा है, तो इसको हमको एक ही यूनिट में कन्वर्ट करना है। तो इस मिली को वेवर में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻³ का मल्टीप्लाई करेंगे, जिससे कि हमारी जो फ्लक्स है वेवर में आ जाएगा, क्योंकि इसका जो सोल्यूशन हम करते हैं वेवर में ही करते हैं और सारी जो क्वांटिटी है एक ही उसमें होनी चाहिए। ठीक है, ऐसा हम ऐसे सॉल्व नहीं कर सकते, इसको मिली वेवर है और किसी में RPM है, तो एक ही में कन्वर्ट करना होता है, जिससे कि हमारा एक्यूरेट रिजल्ट आए। इसलिए इस मिली वेवर को हमको वेवर में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो इसका हमने सोल्यूशन कर लिया, इज इक्वल टू 5ZnP/60A। अब 5 हमको इसमें दे रखा है 60, लेकिन इसको मिली को हमने किस में, वेवर में कन्वर्ट कर दिया। 60 × 10⁻³ इंटू Z इसमें हमने निकाला है कि दोनों को मल्टीप्लाई करके स्लॉट पर पोल को कंडक्टर से मल्टीप्लाई करके, दैट इज़ 1020। स्पीड हमको दे रखी है इसमें 1500 और इसमें पोल दे रखे हैं 4 पोल है अपॉन 60। ए इसमें हमने 2 इसलिए लिया है क्योंकि ये क्या है, हमारा वेव वाइंडिंग है, इसलिए हमने A = 2 लिया है। और हमारे जनरेटेड EMF कितने निकले हैं, 3060 वोल्ट हमारा निकला है वेव वाइंडिंग का। नेक्स्ट हम एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, द आर्मेचर ऑफ 4-pole 230 volt wave wound generator has 400 conductor and run at 400 RPM. Calculate useful flux per pole. क्या निकालना है, फ्लक्स पर पोल हमको निकालना है। अब इसमें ये देखो कि हमको पहले की सबसे फर्स्ट हम देखते हैं कि कौन सी वाइंडिंग है, लेफ्ट वाइंडिंग है, वेव वाइंडिंग है। तो कौन सी दे रखी है इसमें, वेव वाइंडिंग। वेव वाइंडिंग है तो A = हमारा 2 हो जाएगा सीधा सीधा। अब हम देखेंगे गिवन डेटा में क्या क्या दे रखा है। हमको P दे रखा है, V दे रखा है, ठीक है, और वेव वाइंडिंग है 400 कंडक्टर, Z भी दे रखा है, और हमको क्या दे रखा है, स्पीड भी दे रखी है। और हमको क्या निकालना है, फ्लक्स निकालना है। हमको क्या निकालना है यहाँ, फ्लक्स पर पोल निकालना है। तो P = 4, E = 230 वोल्ट, E = 230 volt, Z = 400, N = 400 RPM. As the machine is wave wound, the number of parallel turn A = 2 हो जाएगा। ठीक है, E = 5ZnP/60 है, तो हमको इसमें 5 निकालना है, तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 5 = क्या आ जाएगा, E × 60A/PZn। मतलब इसका जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 के जो मल्टीपल हैं वो किस में आ जाएंगे, डिवाइड में आ जाएंगे। तो 60 और A की जगह हमने यहाँ क्या रखा है, 2, क्योंकि लेफ्ट वाइंडिंग है। और E ये जो हमें 230 वोल्ट दे रखा है, ये हमारा क्या दे रखा है, हमको वोल्टेज दे रखा है। वोल्टेज मतलब E, जनरेटेड EMF मतलब वोल्टेज हमको 230 दे रखा है। तो यहाँ V ही E का काम करेगा। तो 230/P कितना दे रखा है, 4 इंटू Z इसमें नंबर ऑफ कंडक्टर हमको सीधा सीधा दे रखा है 400। इसमें स्लॉट पर पोल या पर कंडक्टर नहीं दे रखा, तो डायरेक्टली दे रखा है, तो उसको डायरेक्टली हम पुट कर देंगे। N हमको दे रखा है 400। तो फ्लक्स कितना निकला है इसमें, 0.043 वेवर। इसका मल्टीप्लाई करके डिवाइड करके इसका पूरा सॉल्यूशन निकालेंगे तो फ्लक्स कितना निकला है, 0.043। तो कहने का मतलब है, अगर हमें एक फॉर्मूला याद है, EG = 5ZnP/60A, इसको रट लो, ये फॉर्मूले को, ये बहुत जगह काम आता है। किसी भी सॉल्यूशन में जनरेटेड EMF निकालना है, EMF निकल जाता है, फ्लक्स निकल जाता है, स्पीड निकल जाता है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम किसी चीज़ का भी सॉल्यूशन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, लास्ट क्वेश्चन है ये। 8-pole lap wounded generator has 1000 armature conductor, flux per pole is 20 milliweber and EMF generated is 4 volt 400 volt. What is the speed of the machine? तो हमें इसमें क्या निकालनी है, स्पीड। फर्स्ट अपन देखते हैं कि लैप बाउंड है या वेव बाउंड है। तो ये लैप बाउंड है। लैप बाउंड में क्या होता है, नंबर ऑफ पैरेलल पाथ किसके बराबर हो जाते हैं, पोल्स के बराबर हो जाते हैं। अब देखते हैं कि गिवन डेटा में क्या क्या है। P = हमको 8 दे रखा है पोल। EG हमको जनरेटेड EMF कितना दे रखा है, 400 वोल्टेज दे रखा है। Z कंडक्टर दे रखे हैं, इसमें 1000 कंडक्टर दे रखे हैं। फ्लक्स हमको दे रखा है 20 मिलीवेवर।
तो फर्स्ट हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस फ्लक्स को वेबर में कन्वर्ट करेंगे। तो उसको कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करना पड़ेगा, हमको 20 × 10⁻³ का मल्टीप्लाई करेंगे। तो उससे कितना आ जाएगा हमारा 0.02 वेबर आ जाएगा। ये हमेशा याद रखना कि एक ही यूनिट लेते हैं सोल्यूशन करने में, ये नहीं किसी का हमने मिली ले लिया, किसी का माइक्रो ले लिया, किसी का सेंटीमीटर, किसी का मिलीमीटर। हमेशा सोल्यूशन एक यूनिट में करते हैं, एक्यूरेट रिजल्ट आता है, अदरवाइज हमारा रिजल्ट गलत आता है। तो हमने फ्लक्स को किस में कन्वर्ट कर लिया, इसमें हमने वेबर में कन्वर्ट कर लिया। अब हमें क्या निकालना है, इसमें स्पीड निकालनी है। हमने फॉर्मूला पढ़ा था इजी इक्वल्स टू 5ZnP/60 है। इनका हम जैसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो n के मल्टीपल में जो भी है वो इसके सामने डिविडेंड में आ जाएगा। तो n इक्वल्स टू कैसे निकलेगा, इजी इंटू 60 × A/5PZ। तो इसमें इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। तो 60 A इसमें क्या आ जाएगा 8, क्योंकि 8 पोल है, और इजी अपना है 400 है, अपॉन P कितना है 8। तो 8 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा। लैप बाइंडिंग में हमेशा A P से कैंसिल आउट हो जाता है, क्योंकि ये दोनों बराबर होते हैं और ये हमेशा किस में होते हैं, डिवाइड में होते हैं। तो ये कैंसिल आउट भी हो जाते हैं। तो हमारी स्पीड किस में निकली है 1200, और स्पीड की यूनिट होती है RPM। हमेशा आंसर जब आंसर लिखो तो उसकी यूनिट हमेशा लिखनी चाहिए, अदरवाइज एग्जामिनर मार्क्स काट लेता है। जैसे कि हमने यहाँ स्पीड की RPM लिखी है, ऐसे ही हमने जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसका सॉल्यूशन निकाला था, तो उसमें भी हमने फ्लक्स की लिखी थी वेबर। अगर हम 0.043 लिख देते हैं तो समझ में नहीं आता है ये मिली में है, माइक्रो में है, वेबर में है, किस में है। तो हमेशा आंसर को विद यूनिट लिखना चाहिए। नेक्स्ट छोटा सा एक टॉपिक है टाइप्स ऑफ DC जनरेटर। तो DC जनरेटर के जो टाइप्स हैं, मैंने इससे पहले वाले चैप्टर में टाइप्स ऑफ DC मोटर पढ़ा चुकी हूँ, इसलिए मैं इसको थोड़ा ही पढ़ाऊँगी, क्योंकि उसमें मैंने ब्रीफ से पढ़ा दिया था। दोनों सेम ही डिफरेंस ही है, बस आर्मेचर करंट का ही डिफरेंस है। DC मोटर में जो करंट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो लोड के थ्रू से होता है, लोड से आर्मेचर में जाता है, फील्ड में जाता है। और इसमें इतना डिफरेंस है कि इसमें जो करंट जाता है DC जनरेटर में वो आर्मेचर से जाता है, आर्मेचर से लोड में अलग जाता है, और शंट में मतलब फील्ड में अलग जाता है। तो जो हमारे जनरेटर के जो टाइप्स हैं वो 2 टाइप्स होते हैं, एक होता है सेल्फ एक्साइटेड होता है, एक सेपरेटली एक्साइटेड। नाम से समझ में आ रहा है कि सेपरेटली एक्साइटेड मतलब इसको एक सेपरेट सोर्स की आवश्यकता होती है उसकी फील्ड वाइंडिंग को एक्साइट करने के लिए, जिससे कि EMF इंड्यूस हो जाए। तो सेपरेटली एक्साइटेड DC जनरेटर में एक एक्साइटर मतलब सेपरेट सोर्स की ज़रूरत होती है वाइंडिंग को एक्साइट करने के लिए, उसको हम बोलते हैं सेपरेटली एक्साइटेड DC जनरेटर। अब है सेल्फ एक्साइटेड DC जनरेटर। सेल्फ एक्साइटेड DC जनरेटर अपना 3 टाइप से होता है। सेल्फ का मतलब होता है कि हमें कोई भी अदर सोर्स की आवश्यकता नहीं होती है वाइंडिंग को एक्साइट करने के लिए। तो ये 3 टाइप से होता है, शंट DC शंट जनरेटर, DC सीरीज जनरेटर, DC कंपाउंड जनरेटर। डायग्राम के अकॉर्डिंग हम जैसे देख रहे हैं कि DC शंट जनरेटर क्या होता है कि जिसमें आर्मेचर और शंट का मतलब मोस्टली क्या होता है, पैरेलल होता है। शंट का मतलब क्या होता है, पैरेलल। जब आर्मेचर और फील्ड दोनों पैरेलल में लगे होते हैं सप्लाई वोल्टेज के, तो उसको हम क्या बोलते हैं, शंट जनरेटर। सीधा सा है, इसमें कोई भी कन्फ्यूज़न वाला कोई चीज़ नहीं है कि जब आर्मेचर और फील्ड सप्लाई के पैरेलल में लगे होते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, शंट जनरेटर बोलते हैं। सीरीज जनरेटर किसे बोलते हैं कि जिसमें आर्मेचर और फील्ड सप्लाई के सीरीज में लगे होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, सीरीज जनरेटर बोलते हैं। अब कंपाउंड, नाम से समझ में आ रहा है कंपाउंड। कंपाउंड का मतलब क्या है, यह है सीरीज और शंट दोनों का क्या है, मिक्सचर है। इसमें सीरीज और शंट दोनों की क्या है, प्रॉपर्टी है, उसको हम क्या बोलते हैं, कंपाउंड जनरेटर होता है। कंपाउंड जनरेटर हमारा 2 टाइप से होता है, लॉन्ग शंट और शॉर्ट शंट। अब लॉन्ग शंट का डायग्राम देखो, लॉन्ग शंट में क्या होता है, सीरीज फील्ड वाइंडिंग और आर्मेचर, सीरीज फील्ड वाइंडिंग और आर्मेचर दोनों सीरीज में है, और वो किसके पैरेलल में है, शंट फील्ड वाइंडिंग के पैरेलल में है, उसको हम बोलते हैं लॉन्ग शंट। और शॉर्ट शंट में क्या होता है कि जब सीरीज फील्ड वाइंडिंग पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ शंट फील्ड और आर्मेचर के सीरीज में लगी होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर। तो शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर क्या होता है कि जब सीरीज फील्ड वाइंडिंग को जब पैरेलल कॉम्बिनेशन आर्मेचर का और शंट फील्ड का हमने एक पैरेलल कॉम्बिनेशन बनाया है इस डायग्राम में देखो। अगर हम सीरीज फील्ड वाइंडिंग को हटा देते हैं तो ये हमारा किसकी तरह काम करेगा, शंट मोटर की तरह काम करेगा।
अगर इसमें हम सीरीज़ को लगा देते हैं तो सीरीज़ बन जाएगा। तो तभी तो हम बोलते हैं कि जो कंपाउंड जनरेटर है वह शंट और सीरीज़ का कॉम्बिनेशन है। तो आज हमारा यहाँ तो आज हमने यहाँ डिस्कस किया है कि लैप बाइंडिंग क्या होती है, वेव बाइंडिंग क्या होती है और टाइप्स ऑफ डीसी जनरेटर। लैप बाइंडिंग कहाँ यूज़ करते हैं, हाई करंट और लो वोल्टेज के लिए यूज़ करते हैं और ये हमारी पैरेलल बाइंडिंग होती है। और इसमें जो ईएमएफ इंड्यूस होता है वो कम होता है, इसकी इफ़िशियंसी कम होती है। इसको सिंप्लेक्स और डुप्लेक्स बाइंडिंग के नाम से भी जाना जाता है और इसमें नंबर ऑफ पैरेलल पाथ पोल के इक्वल होते हैं। और जो वेव बाइंडिंग है उसको लो करंट और हाई वोल्टेज के लिए यूज़ करते हैं और इसको पैरेलल बाइंडिंग के नाम से भी जाना जाता है। और इसमें जो नंबर ऑफ पैरेलल पाथ हैं वो हमेशा टू होते हैं और इसमें जो ईएमएफ जनरेट होता है वेव बाइंडिंग में वो हमेशा लैप बाइंडिंग से बहुत ज़्यादा होता है, ऑलमोस्ट डबल होता है और इसकी इफ़िशियंसी बहुत ज़्यादा होती है। और इसको हम प्रोग्रेसिव और रिट्रोग्रेसिव बाइंडिंग के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। और जो वेव बाइंडिंग है उसमें हम डमी कॉइल का यूज़ करते हैं और जो लैप बाइंडिंग है उसमें हम इक्वलाइजर रिंग का यूज़ करते हैं। थैंक यू।